भाई लोग 4 दिसंबर 2025 को अजित अगरकर का 48th बर्थडे था। नॉर्मली किसी का बर्थडे होता है तो लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेचुलेशंस और विश करते हैं, पर अगरकर के केस में क्या हुआ, बीसीसीआई ने इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश किया और कमेंट सेक्शन में भाई एकदम अलग ही बवाल मच गया। फैंस ने उन्हें टीम डिस्ट्रॉयर बुला दिया। लोगों ने लिखा हैप्पी बर्थडे टू द मैन हु डिस्ट्रॉयड इंडियन क्रिकेट। ये सुनने में हार्श लग रहा था, पर ये आज के इंडियन क्रिकेट का रियलिटी है। पर सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? एक बहुत रिस्पेक्टेड फास्ट बॉलर जो इंडिया के लिए 26 टेस्ट, 191 ओडीआईज और 4 टी20 खेल चुका है, जो 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा था, बस हिस्सा था, जो फास्टेस्ट ओडीआई 50 बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड होल्डर है, वो आज इतना क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अजित अगरकर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर कैसे बने? क्या अगरकर ये पोजीशन सच में डिजर्व करते थे? और डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं अगरकर के क्रिकेटिंग करियर का। देखो, ये तो सबको पता है कि अजित अगरकर एक फियर्स फास्ट बॉलर थे। अक्टूबर 1998 में इंडिया डेब्यू हुआ। 26 टेस्ट, 191 ओडीआईज और 4 टी20 ओडीआईज में 288 विकेट्स लिया था। थर्ड हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर सिर्फ अनिल कुंबले और जवगल श्रीनाथ के पीछे। बॉलिंग एवरेज था 27.85, जो कि क्वाइट डिसेंट है। और भाई वो फेमस 21 बॉल 50 अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 2000, जो आज भी फास्टेस्ट ओडीआई 50 बाय एन इंडियन है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनर थे। ये सब तो रिज्यूमे में है। मुंबई के लिए 110 फर्स्ट क्लास मैचेस, 270 लिस्ट ए मैचेस, ऑलमोस्ट 17 साल मुंबई क्रिकेट के साथ थे, तो प्लेइंग क्रेडेंशियल्स की कमी नहीं थी, ये क्लियर है। पर भाई लोग, प्लेइंग करियर और सिलेक्शन कमेटी ये दो डिफरेंट बॉल गेम्स है। एक अच्छा प्लेयर होना और एक अच्छा सेलेक्टर होना, ये सेम चीज नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है असली कहानी। अक्टूबर 2013 में अगरकर रिटायर हुए। असल में एमसीए चाहता था कि अगरकर को आने वाले डोमेस्टिक सीजन के लिए रणजी टीम का कैप्टन बनाए, पर जब अगरकर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, एमसीए ने अपना माइंड बदला और 2017 में चीफ सेलेक्टर का रोल ऑफर कर दिया। पैनल में थे नीलेश कुलकर्णी, जतिन प्रांजपे और सुनील मोरे। सुनने में तो अच्छा लग रहा, राइट? एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, मुंबई क्रिकेट को अच्छे से जानता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव लाएगा। पर रियलिटी बहुत डिफरेंट था। यहाँ से शुरू हुआ अगरकर का सिलेक्शन कंट्रोवर्सी, और ये कोई छोटा मोटा कंट्रोवर्सी नहीं था, ये मैसिव था। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था? अगरकर डोमेस्टिक मैचेस अटेंड ही नहीं करते थे। हाँ भाई, सही सुना तुमने। 2013-14 में भी अगरकर मुंबई का चीफ सेलेक्टर है, लेकिन ग्राउंड पर जाके प्लेयर्स को देखता ही नहीं था। मतलब सिलेक्शन डिसीजंस ले रहे हो फील्ड पे प्लेयर्स को ऑब्जर्व किए बिना। इमेजिन करो तुम सेलेक्टर हो, तुम्हारा काम है प्लेयर्स को इवेल्युएट करना, उनका फॉर्म देखना, उनका टेम्परामेंट समझना, पर तुम घर पे बैठ के डिसीजंस ले रहे हो। ये तो बेसिक वर्क एथिक की कमी है ना? अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगरकर ने बोल्ड डिसीजंस लिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया, धवल कुलकर्णी, आदित्य तारे, अखिल हरवादकर, इन सबको ड्रॉप किया। और ये सब मुंबई क्रिकेट में बड़े नाम थे। तब कुछ लोग बोले कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है, ब्रेव डिसीजन है। पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने सवाल किया कि भाई तुम ग्राउंड पर जा ही नहीं रहे हो, मैचेस देख ही नहीं रहे हो, तो तुमको प्लेयर्स का परफॉर्मेंस पता कैसे चल रहा है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स इरिटेट हो गए। बहुत सारे क्लब रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंप्लेन किया, सेलेक्टर्स लोकल मैचेस देख ही नहीं रहा है। जब प्रेशर बढ़ा, तब अगरकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहते थे कि परफॉर्मेंस के साथ साथ एटीट्यूड और डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। साउंड्स लॉजिकल, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद मैचेस अटेंड नहीं कर रहे हो, तो एटीट्यूड कैसे जज करोगे? कॉन्ट्राडिक्शन है ना भाई। दिलीप वेंगसरकर जैसे फॉर्मर इंडियन कैप्टन तक ने क्रिटिसिज्म किया। एंड देन एमसीए में एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव हुआ। पारसी जिमखाना के क्रिकेट सेक्रेटरी खुदादाद यजदे गर्दी ने सिलेक्शन पैनल को हटाने का डिमांड करते हुए 30+ मेंबर्स का सिग्नेचर्स कलेक्ट किया। अगस्त 2018 तक सिचुएशन इतना बुरा हो गया कि सेलेक्टर्स को बर्खास्त मतलब सैक करने के लिए स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाया गया। पर इससे पहले कि वो मीटिंग होता, 16 मार्च 2019 को एमसीए एडहॉक कमेटी का मीटिंग होने से कुछ घंटे पहले ही अगरकर और पूरे सिलेक्शन कमेटी ने रिजाइन कर दिया। अगरकर ने बोला पर्सनल कमिटमेंट पर फोकस करना है, लेकिन सबको पता था कि क्या होने वाला है। पर वो है ना कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। इसीलिए अगरकर ने सोचा कि बेइज्जत होने से अच्छा है खुद ही रिजाइन कर देते हैं। तो भाई लोग, ये था अगरकर का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और ये बहुत अच्छा नहीं था। शॉर्ट में कहें तो कंट्रोवर्सी में स्टार्ट हुआ और कंट्रोवर्सी में खत्म हुआ। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2022 तक। फरवरी 2022 में अगरकर ने दिल्ली कैपिटल्स ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कोच अलॉन्ग विद शेन वॉटसन। अंडर हेड कोच रिकी पॉन्टिंग। कोचिंग स्टाफ में थे बैटिंग कोच प्रवीण आमरे, बॉलिंग कोच जेम्स होप्स एंड कैप्टन थे ऋषभ पंत। पर ये स्टिंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा। 2022 में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचा और 2023 में 9th पोजीशन पे फिनिश किया। मतलब एकदम डिसअपॉइंटिंग। जून 2023 में अगरकर और शेन वॉटसन दोनों ने दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ दिया। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं था, बट ये एविडेंट ही है कि यार टीम के इतने डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद जो स्टाफ मेंबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, या तो वो खुद निकले या उनको निकाल दिया जाएगा। अब इस केस में क्या था वो तुम लोग डिसाइड कर लो। तो रिकैप करते हैं। मुंबई सेलेक्टर के रोल में अगरकर का कंट्रोवर्शियल रेजिग्नेशन हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग टर्नओवर में टीम का अंडर परफॉर्मेंस एंड फिर अगरकर का एग्जिट। और अब आता है प्लॉट ट्विस्ट।
फरवरी 2023 में चेतन शर्मा, जो उस वक्त इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे, उनको एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद रिजाइन करना पड़ा। बीसीसीआई के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। उन्होंने नए चीफ सेलेक्टर ढूंढने का फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट किया और यहाँ पर मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। 22 जून को बीसीसीआई ने एडवर्टाइजमेंट दिया। अब ये एक रूल नहीं है, लेकिन बीसीसीआई हमेशा से हर एक जोन से एक सेलेक्टर अपॉइंट करता था। उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में वेस्ट जोन से सलील अंकोला थे, चेतन शर्मा नॉर्थ जोन से थे, तो लगा था कि कोई नॉर्थ जोन का ही प्लेयर सेलेक्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि कैंडिडेट्स ने 7+ टेस्ट या 30+ फर्स्ट क्लास मैचेस या फिर 10+ ओडीआईज और 20+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हो और रिटायर्ड हुए मिनिमम 5 साल हो चुका हो। वेस्ट जोन से अजित अगरकर ने एप्लीकेशन भरा। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स थे अशोक मल्होत्रा, सुलक्षणा नायक और जतीन प्रांजपे। इन्होंने इंटरव्यूज कंडक्ट किया। 3 जुलाई 2023 को अजित अगरकर का वर्चुअल इंटरव्यू हुआ। भाई लोग, एक मिनट के लिए इमेजिन करो, तुम जॉब इंटरव्यू देने गए हो, तुम्हारा रिज्यूमे देख के इंटरव्यूअर पूछता है आपने पहला जॉब क्यों छोड़ा? तुम कहो रिजाइन कर दिया क्योंकि वो लोग मुझे फायर करने वाले थे। और लास्ट वाला जॉब वो भी अनसक्सेसफुल रहा, टीम 9th पोजीशन पे आया तो हम खुद ही निकल गए। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? रिजेक्ट कर दिए जाओगे, राइट। और ये बीसीसीआई के सेलेक्टर का पोजीशन था। कैंडिडेट थे अजित अगरकर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने देखा। पर भाई सरप्राइज की बात है कि अगरकर को सबके सहमति से रिकमेंड कर दिया गया। ऑफिशियली 4 जुलाई 2023 को अनाउंसमेंट हुआ और अजित अगरकर ऑटोमेटिक चेयरमैन बन गए, मतलब चीफ सेलेक्टर ऑफ बीसीसीआई। क्योंकि बीसीसीआई का रूल है कि 5 सेलेक्टर्स में से जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेला है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बनेगा। अगरकर सीनियर मोस्ट थे विद 26 टेस्ट कैप्स। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने एक अनरिटन रूल तोड़ा। सिलेक्शन कमेटी में 2 वेस्ट जोन के प्लेयर्स थे। बीसीसीआई का तर्क क्या था? उन्होंने कहा अच्छा खासा इंटरनेशनल प्लेइंग रिकॉर्ड है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एज मुंबई चीफ सेलेक्टर है। भाई कंट्रोवर्शियल वाला। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच थे, वो भी अनसक्सेसफुल। 2007 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस टीम का हिस्सा थे, तो मॉडर्न T20 क्रिकेट का अंडरस्टैंडिंग है। सीरियसली। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग साइड है जो रिपोर्ट्स में आया था। डीएनए इंडिया और कुछ सोर्सेज ने सजेस्ट किया कि किसी इन्फ्लुएंशियल फिगर ने अगरकर को रिकमेंड किया था। कौन था वो? सोर्सेज ने हिंट दिया कि कोई जो अगरकर के साथ टीम इंडिया में खेल चुका है। नेटवर्क मैटर करता है भाई लोग। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर ये सुनो, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शुरू में अगरकर इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि एज असिस्टेंट कोच अगर किसी टीम में भी रहते तो उस पोजीशन पर अच्छा इनकम था। कमेंट्री भी कर रहे थे, जो प्रॉफिटेबल रोल्स है। चीफ सेलेक्टर का सैलरी साल में सिर्फ 1 करोड़ है, तो अगर इसको पहले की इनकम सोर्स से कंपेयर करो तो ये कम था। फिर सवाल ये है कि अगर इंटरेस्टेड नहीं थे तो एक्सेप्ट क्यों किया? स्पेकुलेशन है कि समझाया बुझाया गया, कनेक्शंस ने पुश किया। बीसीसीआई ने कहा अरे तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम आओ तो सही। अब तनख्वाह 3 करोड़ हो चुका है और मे बी उस प्रेस्टिजियस टाइटल के लिए भी इंडिया का चीफ सेलेक्टर है। मेरे ओपिनियन में ये एक बड़ा रीजन था। जो भी अभी अगरकर और गंभीर कर रहे हैं ना, सीनियर प्लेयर्स के साथ शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने का जल्दी या टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश, उसका रीजन हम इस वीडियो में कहे हैं। मेंबर्स ओनली के लिए ही है, क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। उससे इस वीडियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन अब भी रह जाता है कि क्या अगरकर सच में बेस्ट कैंडिडेट थे उस कंट्रोवर्शियल मुंबई स्टिंट और हाल ही का ताजा अनसक्सेसफुल टेन्योर एज असिस्टेंट कोच ऑफ दिल्ली कैपिटल्स के बाद? क्या अगरकर सच में इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन रोल डिजर्व करते थे? तुम ही लोग बताओ। तो पहले 2 सालों तक ऑनेस्टली स्पीकिंग अगरकर का इमेज अच्छा था, क्योंकि 2024 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता। हम लोगों के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था। 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीते थे। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीते, जो कि मेजर अचीवमेंट है। प्लस 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे, ऑल्दो हार गए, बट इंडियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा था। अगरकर ने यंग टैलेंट को चांस दिया। यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, फ्रेश फेसेस जो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया एग्रेसिव और मॉडर्न दिख रहा था। T20 में सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने। अनकन्वेंशनल था क्योंकि हार्दिक लाइन में खड़े थे, बट ये एक बोल्ड मूव था। तो ऊपर देखो तो लगता है सब अच्छा चल रहा है। मीडिया में भी शुरू में जमकर तारीफ हुआ। रिफ्रेशिंग अप्रोच है, बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, यूथ फोकस्ड स्ट्रेटजी है, गुड। पर भाई लोग, ये सक्सेस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में था, व्हाइट बॉल क्रिकेट। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिविजुअल ब्रिलियंस सिलेक्शन एरर्स को कंपेंसेट कर सकता है, बट टेस्ट क्रिकेट बेरहम है। वो सब कुछ एक्सपोज कर देता है। सिलेक्शन फ्लॉज, प्लानिंग इश्यूज, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, और यहाँ अगरकर का असली इशू दिखने लगता है। अब आते हैं कोर प्रॉब्लम्स पर। अगरकर के सिलेक्शन में फंडामेंटल फ्लॉज था, जो ग्रेजुअली सबको दिखने लगा। देखो, ऑलराउंडर्स वैल्यूएबल होते हैं, बट अगरकर का ऑब्सेशन अनहेल्दी लेवल तक पहुंच गया। हर पोजीशन पर ऑलराउंडर्स चाहिए, स्पेशलिस्ट को इग्नोर कर देते थे। रिजल्ट, टीम बैलेंस बिगड़ गया। ना प्योर बैट्समैन का डेप्थ, ना प्योर बॉलर्स का।
मिडिल ग्राउंड पर अटके रहे, मतलब कहीं के नहीं रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इग्नोर करके आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पर टेस्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे थे। एग्जांपल्स के लिए देखो, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जैसे सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, इनको बार बार ओवरलुक किया। ये लॉजिक समझ में नहीं आता भाई कि टेस्ट क्रिकेट के लिए फर्स्ट क्लास का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, ना कि आईपीएल का। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखो, सिंस 2023 टेस्ट क्रिकेट में लगभग 30 डिफरेंट क्रिकेटर्स को ट्राई किया गया है। मतलब चल क्या रहा है, किसी को 1-2 मैचेस दो फिर ड्रॉप कर दो, किसी और को लाओ फिर उसको ड्रॉप कर दो। कंसिस्टेंसी कहाँ है, लॉन्ग टर्म विजन कहाँ है? प्लेयर्स को बैकिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम टीम को बार बार बदल कर टीम नहीं बना सकते। अब ये था डबल स्टैंडर्ड। अगरकर लगातार बोल रहे हैं प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, रोहित और विराट पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का प्रेशर डाल रहे हैं। श्रेयस अय्यर का एक रणजी मैच मिस करने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बट गेस व्हाट, अगरकर खुद रणजी ट्रॉफी मैचेस अटेंड नहीं करते। ये वही हिपोक्रेसी है जो एज मुंबई चीफ सेलेक्टर था। डोमेस्टिक क्रिकेट के इंपॉर्टेंस का ज्ञान दे रहे हो पर खुद मैचेस नहीं देख रहे हो। जब मैच नहीं देखोगे तो प्लेयर का परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगा बिड़ू? जब लोगों ने इस पर सवाल किया तब नवंबर 2025 में बीसीसीआई ऑफिशियल्स को उन्हें डिफेंड करना पड़ा। कहते हैं कि सभी स्कोर्स ऐप पर है, सेलेक्टर्स को ग्राउंड पर आने की जरूरत नहीं है। सीरियसली भाई, तो फिर प्लेयर्स को क्यों कहते हो खेलने को? उनका भी तो सारा स्टैट्स ऐप पर ही है, वो भी स्क्रीन पर देख लो। अब नॉन कमिटल कौन है? अब आते हैं अगरकर के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर। देखो सीनियर प्लेयर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगरकर ने स्टेटमेंट दिया कि रोहित और विराट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल हैं और कंटेंशन में बने रहने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। फॉर्मर इंग्लैंड पेसर स्टीव हार्मिसन ने रिएक्ट किया कि अगरकर बहुत गलत कर रहा है। सोचो कि अगर कोहली कहे कि ठीक है मेरे बिना वर्ल्ड कप खेल लो, फिर क्या करोगे? फॉर्मर बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने वार्निंग दिया कि हमने एमएस धोनी से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कभी नहीं बोला। कोहली और रोहित जैसे लेजेंड्स के दिमाग से खिलवाड़ मत करो। पर अगरकर ने सुना नहीं, प्रेशर कंटिन्यू रहा। शामी लगातार व्हाइट बॉल टूर से बाहर हो रहे थे। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया कि मैं फिट हूँ और रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ। सेलेक्टर्स को फिटनेस अपडेट देना ये मेरा काम नहीं है। अगरकर का रिस्पॉन्स, शायद मैं उन्हें कॉल करूँ, शायद। भाई तुम चीफ सेलेक्टर हो, कम्युनिकेशन प्रोएक्टिव होना चाहिए, नॉट रिएक्टिव, और वो भी इस तरह के डिसमिसिव टोन में। हरभजन सिंह ने अगरकर को जमकर धोया, कहा कि जिन्होंने खुद कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है वो अब लेजेंड्स का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। जली ना तेरी जली ना, पर बात सही है। अगरकर का इंटरनेशनल करियर रिस्पेक्टेबल था बट लेजेंडरी नहीं था, और अब वो असली लेजेंड्स के करियर के बारे में फैसला ले रहे हैं। 2024-25 में क्या हुआ ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। एक के बाद एक रिटायरमेंट्स। अश्विन, कोहली, रोहित सेम टाइम टेस्ट से रिटायर किए। मीडिया रिपोर्ट्स और फैंस का एलिगेशन है अगरकर और गंभीर ने इन रिटायरमेंट्स को फोर्स किया। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, और अगर तुम लोग ऐश की बात फॉलो करते हो तो उसमें अश्विन ने बोला कि सेलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच में डायरेक्ट टॉक्स की जरूरत है। समझदार को इशारा ही काफी है। ऑस्ट्रेलिया जो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्लेसेस है, भरोसा नहीं है तो इंग्लैंड से पूछ लो। इंडिया के खराब परफॉर्मेंस के बाद अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वहां मेरा एक्सपीरियंस जरूरी था। फॉर्मर इंडियन ओपनर क्रिस श्रीकांत ने 2025 एशिया कप में श्रेयस अय्यर के एक्सक्लूजन पर कहा कि ये नॉनसेंस है। अय्यर ने आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाया, और तुम कह रहे हो कि हु ही विल रिप्लेस। अक्टूबर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के 5 महीने बाद ही रोहित को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। इसको डिटेल में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, और ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है वो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। शॉर्ट में समझो तो कोहली और गंभीर के बीच में टेंशन है। दिसंबर 2025 में सिचुएशन इतना बुरा हो गया कि बीसीसीआई को इंटरवीन करना पड़ा। प्लान था कि अगरकर विल मीडिएट, पर सिचुएशन इतना बुरा था कि प्लान चेंज करना पड़ा। दूसरे सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा को भेजा गया। एयरपोर्ट पर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोहली और ओझा इंटेंस बातचीत कर रहे थे। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। इंडियन टेस्ट क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, बट अगस्त 2025 में बीसीसीआई ने अजित अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया था, जो कि अब जून 2026 तक है। इसका रीजन अब ये मत बोलना कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीते इसीलिए। तो अब आते हैं असल सवाल पर, जहां से ये वीडियो शुरू हुआ था। क्या अजित अगरकर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर बनना डिजर्व करते हैं? ऑनेस्टली बोले, सभी बातों को देखते हुए जवाब तो तुमको भी पता होगा, नहीं। देखो बताते हैं क्यों। प्लेइंग करियर ठीक था, लेकिन क्या आप इससे अच्छे सेलेक्टर बन जाते हो? चेतन शर्मा भी इंडिया के लिए खेल चुके थे, और उसका अंजाम क्या हुआ? एज अ मुंबई सेलेक्टर जो अगरकर का कंट्रोवर्शियल टेन्योर था, और प्रेशर में आकर रेजिग्नेशन देना
वो एक रेड फ्लैग होना चाहिए था। क्वालिफिकेशन कैसे बन गया? दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी कोचिंग स्टिंट अनसक्सेसफुल था। टीम अंडर परफॉर्म किया, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। राइट नाउ सिलेक्शन कमेटी में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा हैं जो रेप्यूटेड हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर वो दोनों नहीं होते तो भाई T20 वर्ल्ड कप का भी बेड़ा गर्क हो जाता। ये साल का आखिरी वीडियो है। लेट्स होप नया साल नई खुशियां लेकर आए। तो तुम्हारा इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट से बताओ। पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ क्लिक करो और पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ। हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।